10th में बायोलॉजी में आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में जाना आपने। उत्सर्जन इसमें हमने बताया था उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में, क्योंकि हम एक बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनमें प्रत्येक कार्य के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन करने वाला जो मुख्य अंग होता है उसे हम वृक्क कहते हैं। वृक्क के बारे में पढ़ा था। वृक्क हमारी बॉडी में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। उनकी लंबाई, चौड़ाई, रंग आदि के बारे में अध्ययन किया जाए। इससे अगला टॉपिक है वृक्क की क्रिया। अब वृक्क की क्रियाविधि में वृक्क जो होता है रुधिर से यूरिया, यूरिक अम्ल आदि नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग करता है और अलग करने के बाद हमारे शरीर में जल व लवण का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन का कार्य करता है। जल व खनिज लवण का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब इसमें एक परानिस्यंदन आधारित परानिस्यंदन होता है जो जिसकी दीवारें फेफड़ों की तरह पतली व लचीली होती है और ये फेफड़े की तरह कार्य करता है। जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर में फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करके रुधिर में मिक्स करते हैं और रुधिर से CO2 निकालकर वायुमंडल में पहुंचाते हैं, उसी तरीके से उसी प्रकार से यहाँ पर वृक्क जो होते हैं, वृक्कों के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन या हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकाले जाते हैं। और जो यूरिया होती है, इस यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। लेकिन जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, मूत्र निर्माण जो होता है वो हमारी वृक्कों द्वारा किया जाता है, वृक्क के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक केशिका गुच्छ होता है, केशिका गुच्छ होता है। और केशिका गुच्छ जो होता है वह यकृत के प्यालेनुमा गड्ढे में स्थित होता है। और यहाँ पर जो केशिका गुच्छ होता है, यहाँ पर जो हमारा मूत्र होता है वह एकत्रित होता है। एकत्रित होता है। इसी को
नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और इस नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब इसे संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे वृक्क जो होते हैं, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं, यानी वह अणु जो वृक्क के अणु हैं उन्हें वृक्काणु कहते हैं। इसे नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्काणु भी कहते हैं। अब ये जो प्रत्येक वृक्क नलिका है, ये 4 भागों में विभाजित होती है, या 4 इसके जो मुख्य अंग होते हैं, 4 मुख्य अंग होते हैं। बोमेन संपुट नंबर 1, वृक्क नलिका। तो वृक्क नलिका है, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 बोमेन संपुट, नंबर 2 संवलित नलिका, या हम इसे कह सकते हैं दूरस्थ संवलित नलिका। और इसका जो तीसरा है हेनले लूप। और अगला जो है दूरस्थ संवलित नलिका। अब समझेंगे हम यहां से, जो केशिका गुच्छ होता है, ये बहुत सारी कोशिकाओं का जाल होता है। अब ये जो केशिका गुच्छ है, ये केशिका गुच्छ में बोमेन संपुट आकर खुलता है, और बोमेन संपुट से एक रुधिर वाहिनी या रुधिर धमनिका कह सकते हैं, रुधिर वाहिनी निकलती है, या हम कह सकते हैं चौड़ी रुधिर वाहिनी, जो रुधिर को लाने का कार्य करती है। जब रुधिर को लाने का कार्य करती है, और जो रुधिर वापस ले जाती है, यहाँ से जो रुधिर वापस ले जाती है वो पतली होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो जितनी मात्रा में रुधिर आता है, उतनी मात्रा में रुधिर वापस नहीं जाता। जब उतनी मात्रा में रुधिर नहीं जाता, तो हम इसे कहते हैं अभिवाही धमनिका। तो चौड़ी वाली होती है, और इसे कहते हैं पतली वाली जो रुधिर वाहिनी होती है अपवाही धमनिका। जब रुधिर जिस मात्रा में आ रहा है उस मात्रा में नहीं जाएगा, तब रुधिर दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? रुधिर दाब बढ़ जाता है, और रुधिर दाब बढ़ने से रुधिर कणिकाओं और
रुधिर कणिकाओं और रुधिर कणिकाओं और प्रोटीन को छोड़कर शेष सभी पदार्थ छन कर बाहर आ जाते हैं और छनने के बाद में इसमें जल के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। इसे अंतः परानिस्यंदन कहते हैं, या हम कह सकते हैं सूक्ष्म परानिस्यंदन कहते हैं। अब यहाँ पर परानिस्यंदन जब होता है तो हमने बताया था कि तो इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल प्लस इसमें कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, ग्लूकोज, लवण यानी मिनरल्स आदि होते हैं। अब ये पदार्थ जब क्रिया हो जाती है अंतःपरानिस्यंदन, तो इसमें ये जो पदार्थ होता है परानिस्यंद, जिसे हम परानिस्यंद कहते हैं, निस्यंद भी कहते हैं, ये निस्यंद, तो इसे अंतःपरानिस्यंद कहते हैं। अब निस्यंद पदार्थ होता है ये, अब ये बोमेन संपुट से कुंडलित नलिका में जब पहुंचता है, जब कुंडलित नलिका में पहुंचता है तो कुंडलित नलिका में पहुंचने के बाद यहाँ से अब इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी हैं, तो यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं होती हैं। और ये रुधिर कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर ये रुधिर कोशिकाएं जो इसमें आवश्यक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को ग्रहण कर लेती हैं और ग्रहण करने के बाद संग्रह नलिका तक पहुंचते इसमें सिर्फ यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल तथा कुछ हानिकारक पदार्थ ही रह जाते हैं, लवण रह जाते हैं। इसी को हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। अब ये संग्रह नलिका में होने के बाद, ये मूत्र निर्माण होने के बाद, यूरिन फॉर्मेशन के बाद, यहाँ से ये संग्रह नलिकाएं इसे आगे बढ़ा देती हैं मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी से इसे आगे मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। और मूत्राशय एक पेशीय अंग है।
पेशी के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि पेशी अंग क्या होते हैं। जैसे ये हमारा कान है, ये हमारी नाक की टिप है, ये पेशीय अंग है, यानी फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा लचीले, और यहाँ पर एकत्रित होता रहता है यूरिन, और यहाँ से एकत्रित होने के बाद इसे यूरिन मार्ग द्वारा यानी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब बाहर निकाल दिया जाता है तो ये आपकी क्रियाविधि कंप्लीट हुई और आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके आगे अब अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक है, शॉर्ट नोट है, जैसे मूत्र क्या है, यूरिन। यूरिन के बारे में, जैसे यह है हल्के पीले रंग, हल्के पीले रंग का होता है, और इसमें लगभग 95% सॉरी 95% जल, 95% जल, 2% लवण और 2.7% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन होता है। और इसका जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इससे आगे का अगली वीडियो में देखेंगे।